नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र का पहला चरण हुआ पूरा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। 13 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी संस्थान के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। कहा, भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देने में महिलाओं की विशेष भूमिका। संस्कारों के समावेश से भारत ने दुनिया में बनाई अलग पहचान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के प्रति जिम्मेदारी निभाने का दिया सुझाव। सूचना तंत्र के सही इस्तेमाल पर दिया जोर। गुजरात विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। सदस्यों को सदन में तथ्यों के साथ बात रखने का दिया सुझाव। कहा, कार्यवाही में बाधा डालने से नहीं बनता कोई श्रेष्ठ। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। संसद सदस्यों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना विषय पर केंद्रित था। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही कहा कि आज महिलाओं ने भारत का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जहां सरकार अपना दायित्व निभा रही है, वहीं हर किसी को नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कारों के बल पर भारत विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान का विशेष योगदान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना के तौर पर राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं ने भारतीय समाज में मूल्य और नैतिकता को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद है जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ख्याति अर्जन का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि माँ परिवार की पहली गुरु होती है। माँ की शिक्षा से बच्चों में नैतिकता और आचार विचार की सूझबूझ आती है और उन्हें चाहिए कि वे उन्हें मानवीय विचारों की प्राथमिकता से अवगत कराएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार में पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। हमारी माताएं हमें हमारे शास्त्रों और पुराणों से परिचित कराती है और हमें कोई प्रेरणादायक कहानी भी बताती है। हम सभी ने बचपन में सभी सावित्री, सीता, अनुसुईया के बारे में सुना है। हमने अर्जुन की वीरता और कर्ण के दान की गाथाएं बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों माताएं अपने बच्चों को ये आदर्श जीवन के बारे में बताते कि नहीं। मुझे लगता है बताना प्राथमिकता है। माताएं चाहती है कि उनका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
बड़ा अधिकारी या वैज्ञानिक बने, लेकिन माताओं को चाहिए कि वे अपनी संतान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दें। बता दें कि मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का वास्तविक रक्षक बनने और भारत की उपलब्धियों को उजागर करने को कहा। उपराष्ट्रपति ने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने वाले दुष्प्रचार को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत को अवसरों और निवेश की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर हमारा सूचना तंत्र मजबूत नहीं है तो इसका गलत असर पड़ सकता है। उन्होंने जानकारी दबाने को हमला करने का दूसरा तरीका बताया और कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार से सतर्क रहने और इसे बेअसर करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में भारत को अवसरों और निवेश की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर हमारा सूचना तंत्र मजबूत नहीं है तो इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। We have everything to be proud of our civilizational history. We have everything to be proud of for what is happening during the times we are living. Just imagine an ecosystem growth, affirmative governmental policies that have enabled every young mind to fully exploit his and her potential. There are no constraints. India, therefore, is rightly reckoned in the world as a land of opportunity and land of investment. But all this can be muddied if our information mechanism is not strong. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की जनहित में विशेष भूमिका है, क्योंकि भारतीय सूचना सेवा के सदस्य भारत सरकार के मीडिया प्रबंधकों के रूप में काम करते हैं और अपनी विभिन्न क्षमताओं के अनुरूप आईएएस अधिकारी सरकार और देश के बीच विभिन्न सरकारी नीतियों और योजनाओं को बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचाने के लिए एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। Take pride in your nation. Be proud of attainments and accomplishments of Bharat and indicate you are integral part of the great mechanism and machinery that will take Bharat to those heights. We are in that Kalkhand where we will lay foundations of what Bharat will be in 2047. All of you will be in very critical positions. It is your hard work, your directional approach, your dedication that will define where Bharat will be in 2047. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति के सचिव सुनील कुमार गुप्ता, 2020, 21 और 22 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए गांधीनगर में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने नियम प्रक्रियाओं को समझकर सदन को सार्थक सकारात्मक संवाद का केंद्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपनी बात तथ्यों के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि निराधार आरोपों पर आधारित तर्क लोकतंत्र को कमजोर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक, रचनात्मक और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने विधानसभाओं में चर्चा के स्तर में गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि सुनियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गुजरात की 15वीं विधानसभा युवा शक्ति और अनुभव का
अनूठा मेल है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य विधानसभाओं में चर्चा और संवाद का स्तर जितना ऊंचा होगा, कानून उतने ही बेहतर बनेंगे। सदन में सार्थक चर्चा करने के लिए ये जरूरी है कि सदस्यों को नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी हो। इसीलिए सदन को चर्चा और संवाद का एक प्रभावी केंद्र बनाना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। जितने माननीय विधायक गण संविधान, विधानसभा के नियम प्रक्रियाएं, यहाँ की उच्च कोटि की चर्चाएं, संवाद, यहाँ की उच्च कोटि की परंपराएं, उन सबका हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम जब नियम प्रक्रियाओं को समझेंगे, यहाँ की पुरानी डिबेट को देखेंगे, तो हम जब चर्चा संवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो बहुत तर्क से करेंगे। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप काम चल रहा है ताकि सभी राज्यों की विधानसभाओं और उनके द्वारा पारित कानून पर हुए वाद विवाद और चर्चा को एक मंच पर लाया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने एक संसदीय लोकतंत्र के अंदर की एक वन नेशन वन लेजिस्लेटिव, और आज हम सभी विधानसभा की कार्रवाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। उन विधानसभाओं की पुरानी डिबेट, चर्चा, बजट, केंद्रीय विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा की कार्रवाई हम एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आने वाले समय में हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारी चर्चा, डिबेट के लिए ये सारी एक नेशन, एक लेजिस्लेटिव, हमारे रिसर्च विंग और बेहतर हो, हमारी लाइब्रेरी और बेहतर हो, ताकि हम हमारे माननीय सदस्यों का जो बार बार हमारा आग्रह रहते हैं कि उनकी विधायी क्षमता को बढ़ाना, उसके लिए प्राइवेट संस्था, विधानसभाएं, लोकसभाएं सब मिलकर इसी कार्य में लगी हुई है कि हमारे जितनी भी हमारी संसदीय संस्थाएं हैं, उन संसदीय संस्थाओं के माननीय विधायकों की विधायी क्षमता बढ़े। कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बता दें कि गुजरात विधानमंडल के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड और गुजरात विधानसभा सचिवालय के सहयोग से किया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रबोधन कार्यक्रम में समापन भाषण दिया। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का समापन हो गया, जिसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 13 मार्च 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। बजट सत्र के बीच की अवधि यानी 14 फरवरी से 12 मार्च के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर संबंधित विभाग और संबंधित स्थायी समितियां विचार करेंगी और बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। 13 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण का समापन हो गया। सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन करने के साथ हुई और फिर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश कर दिया।
संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 10 घंटे से ज्यादा चर्चा चली, जिसका जवाब लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को अपने दूरदर्शी संबोधन में देश को सटीक दिशा दी है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता बढ़ी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद बजट पर सामान्य चर्चा की गई, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में दिया। इस सत्र के पहले चरण की खास बात ये रही कि सामान्यतः शुक्रवार को लिया जाने वाला प्राइवेट बिजनेस बजट पर सामान्य चर्चा के कारण शुक्रवार को नहीं लिया जा सका, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सोमवार को परिपाटी से अलग हटकर निजी संकल्प पर चर्चा की गई, जिसके साथ ही संसद के दोनों सदनों को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने लॉ के छात्रों से कहा कि कानूनों को और बेहतर बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें, साथ ही गरीब वंचित व्यक्तियों को न्याय सुनिश्चित करवाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सूत्रधार है और हमारा मार्गदर्शक भी है, और देश का हर तरह से विकास तभी संभव है जब शासन के तीनों स्तंभ एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात में देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक धरोहर समाहित है। संविधान और विधि का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सूत्रधार है और मार्गदर्शक भी है। उन्होंने कहा कि आजादी की 75 वर्षों की यात्रा में संविधान ने लोकतंत्र को और सशक्त किया है। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने में आप उसके सहयोगी बने। जिसने जितना अपराध किया उसको सजा मिले, लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया हो ऐसा एक भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो कहीं न कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से लोग के विद्यार्थियों के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश का समग्र विकास तभी संभव है जब शासन के तीनों स्तंभ एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए निष्ठापूर्वक काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉ के छात्रों को कानून के सजग प्रहरी बताते हुए कहा कि उनका दायित्व है कि लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि कानूनों के नियोजित दुरुपयोग को किस तरह से रोका जाए, इस पर भी विचार जरूरी है। हमारे चाहे विधानसभा में तो विधानसभा के माननीय विधायकों को, संसद में संसद सदस्यों को हमें इनपुट देना चाहिए, उनका सक्रिय सहयोग देना चाहिए। हम जितना सक्रिय सहयोग करेंगे उतना ही हमारी डेमोक्रेसी को हम मजबूत बना पाएंगे, और जितनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी उतना ही लोगों को न्याय मिलेगा, उतना ही मानवाधिकार मिलेगा। इसलिए अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर अगर न्याय दिलाना है तो उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आवश्यक है। ये मेरा आपसे आग्रह है। बढ़ते आगे, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में महान स्वतंत्रता सेनानी और नारी शक्ति की मिसाल सरोजनी नायडू की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसदों, पूर्व सांसदों और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू को श्रद्धासुमन अर्पित कर याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी इस अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सरोजनी नायडू की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए भारत कोकिला सरोजनी नायडू को नमन किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण को उनके प्रगतिशील विचारों ने नई दिशा दी। उनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 16 दिसंबर 1959 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया था। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 10 फरवरी 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 10 फरवरी को ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक हुई। 13 फरवरी 2023 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक भी 13 फरवरी 2023 को ही संपन्न हुई। 14 फरवरी 2023 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी 14 फरवरी को संपन्न हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक 14 फरवरी 2023 को ही संपन्न हुई। 15 फरवरी 2023 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी 15 फरवरी 2023 को ही संपन्न हुई। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 पर संयुक्त समिति की बैठक भी 16 फरवरी को हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक भी 16 फरवरी 2023 को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।